हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 जो कि है बायोमोलिक्यूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर आपने 2 चैप्टर को पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो उन दोनों वीडियोस को पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। वैसे तो उन दोनों वीडियो का कोई भी पोर्शन आपका बायोमोलिक्यूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस मेन ये है कि आपको वहाँ पर मैंने डीएनए का छोटा सा कंसेप्ट बताया था, उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्टली है कि बायोमोलिक्यूल होते क्या है। तो बायोमोलिक्यूल एक्चुअल में देखो, बायो का मतलब होता है बायोलॉजी और मॉलिक्यूल्स तो आपको पता ही है जो नंबर ऑफ एटम से मिलके बने हुए होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका आप जो है बायोलॉजिकली यूज करते हो। ठीक है, और ये जो बायोमोलिक्यूल है ना, आप इनको कहाँ पढ़ते हो, ये आप पढ़ते हो बायोकेमिस्ट्री के अंदर। दैट मीन्स जो बायोमोलिक्यूल है वो आपको किसका ब्रांच है, वो बायोकेमिस्ट्री का ब्रांच है। तो बायोमोलिक्यूल एक्चुअल में है क्या, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री के ब्रांच के अंदर आता है। और इसके जो है 4 मेजर टाइप्स हैं बायोमोलिक्यूल के। वो कौन कौन से हैं, एक तो है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है लिपिड्स, थर्ड है न्यूक्लिक एसिड एंड फोर्थ इज अ प्रोटीन। ये क्या है, इसके बायोमोलिक्यूल के कुछ मेजर टाइप्स हैं। और वहीं आपको एक सिंपल एक और डेफिनेशन गिवन कर रखी है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल होते हैं वो एक तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं जो कहाँ आकर होते हैं, नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप इंक्लूड करते हो मोर मॉलिक्यूल्स को, जस्ट लाइक अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम फास्टली देखें कि कार्बोहाइड्रेट जो है होते क्या है, तो कार्बो और हाइड्रेट ये 2 वर्डों से मिलके बना है। कार्बो मीन्स होता है दिस इज अ कार्बन कंपाउंड, और हाइड्रेट मतलब क्या होता है, जो OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें नंबर ऑफ हो। ठीक है, तो अब प्रॉपरली इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक कंपाउंड होता है जिसको आप बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब जनरली जो इसका स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया गया था आपको, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, CH2O, दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने नंबर ऑफ हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, या फिर ये वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर फिट आते हैं। देखो, ये जो फॉर्मूला है वो स्टार्टिंग में गिवन किया गया था साइंटिस्ट के थ्रू कि जो भी हमारे ऐसे कंपाउंड हैं जो इस फॉर्मूले के अंदर फिट हो जाते हैं वो सभी क्या होंगे, आपके बायोमोलिक्यूल सॉरी कार्बोहाइड्रेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया कि C6H12O6, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा ये होता क्या है। दिस इज अ ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और अगर हम बात करें इस फॉर्मूले के अंदर क्या ये फिट होता है, तो अगर आप इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को इसके अंदर फिट करते हैं तो ये देखो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, C6 और वाटर मॉलिक्यूल का होल नंबर ऑफ 6 आएगा। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इसी तरीके की टर्म आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये आराम से इजीली इस फॉर्मूले के अंदर फिट अप हो जा रहा है। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। पर कुछ टाइम बाद क्या हुआ है कि जो और अदर मॉलिक्यूल्स और अदर कार्बोहाइड्रेट हमें फाइंड हुए, वो जो है इस फॉर्मूले के अंदर फिट नहीं होते थे। और कुछ ऐसे कंपाउंड भी थे जो इस फॉर्मूले में इजीली फिट हो जाते थे जबकि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। फॉर एग्जांपल के लिए आप इस फॉर्मूले को देखिए, ये क्या है, एसिटिक एसिड। क्या है ये, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ये एक एसिड है। ठीक है, बट अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर इसको फिट करना चाहें तो देखो जरा क्या होता है। देखो C2 और वाटर मॉलिक्यूल का ट्वाइस ये इस फॉर्मूले के अंदर इजीली फिटअप हो चुका है। बट आपको ये याद रखना है कि ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब ये जो थ्योरी स्टार्टिंग में गिवन करी गई थी कि जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूले में फिटअप हो जाता है वो सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बट बाद में क्या हुआ, कुछ एसिड्स भी ऐसे आ गए जो इस फॉर्मूले के अंदर फिट होने लग गए। तो हम इस थ्योरी को अब प्रॉपरली आगे लेकर नहीं जा सकते कि जितने भी फॉर्मूले इसके अंदर फिट हों वो सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये थ्योरी ना फेल हो गई। फिर आगे हमें एक अगली थ्योरी बताई गई, मॉडर्न थ्योरी जिसको बोलते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके थ्रू हमें एक्सप्लेन करा गया कि अब हमें किसको कार्बोहाइड्रेट बताना है। ठीक है, तो मॉडर्न जो थ्योरी आई थी कार्बोहाइड्रेट की वो क्या थी कि द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होंगे, सबसे फर्स्टली बात है कि वो कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। देन
पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है, जो मैंने आपको बताया था, कार्बन और OH ग्रुप उसके पास प्रेजेंट होंगे। तो जो OH ग्रुप है ना, वो नंबर ऑफ होने चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा होने चाहिए। पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH ग्रुप, ठीक है। तो मोर OH ग्रुप उसके पास प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और उसके पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO ग्रुप को कहते हैं आप एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोन ग्रुप कौन सा होता है? जब कार्बन के ऊपर ऐसे करके ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है और इधर भी कार्बन की चेन हो और इधर भी कार्बन की चेन हो, उसे हम बोलते हैं कीटोन। याद रखना, कभी भी ये कीटोन ग्रुप स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। मतलब कि अगर आप सोचने बैठो कि ये जो कार्बन है इसके पास ऐसे ऑक्सीजन है और इस साइड हाइड्रोजन है और इधर कार्बन है, तो आप इसको कीटोन कह दो। बिल्कुल नहीं, ये कीटोन नहीं है फिर, क्योंकि आप इसको फिर CHO ग्रुप के कैटेगरी में काउंट करोगे। CHO इज अ एल्डिहाइड। कीटोन हमेशा बीच में रहेगा और एल्डिहाइड शुरू में, लास्ट में, कहीं भी हो सकता है, पर एल्डिहाइड कभी बीच में नहीं होगा, ठीक है। तो CO इज अ कीटोन और CHO इज अ एल्डिहाइड, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि उसके पास कीटोन या फिर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, और जो कंपाउंड होगा विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑफ हाइड्रोलाइज, यानी कि जब हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज का मतलब होता है जब उसकी रिएक्शन आप पानी से करोगे तो वो सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर वो हाइड्रोलाइज हो जाता है तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट मानकर चल लेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसको कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी से हटा दिया जाएगा। देन इस डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, एक एम्पेरिकल फार्मूला आपको दिया गया। जो कंपाउंड उस फार्मूले के अंदर फिट होते थे उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कह देते थे। बट बाद में कुछ ऐसे भी कंपाउंड आए जो उस फार्मूले में फिट होते थे पर वो कार्बोहाइड्रेट थे ही नहीं, तो क्या कह दिया गया कि वो थ्योरी गलत प्रूव हो गई। उसके बाद हमने एक मॉडर्न थ्योरी को पढ़ा। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी कंपाउंड जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि ज़्यादा उसके पास OH ग्रुप होने चाहिए, और एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन। और वो जो कंपाउंड है जब उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, दैट मीन्स वाटर से रिएक्शन करेंगे, तो उसे सिंपलर यूनिट में प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, ठीक है। उस कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट कह देंगे। अब जिसके पास भी ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, और जिनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होंगी वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी से साइड हो जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड किया। कैसे क्लासिफाइड किया? और इसको ना हमने हाइड्रोलाइज के बेसिस पे क्लासिफाइड किया हुआ है, ठीक है, कि कौन से कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं कि जब हम इस कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन वाटर से कर देते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो क्या होता है, इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज अ मोनोसेक्राइड, सेकंड इज अ ओलिगोसेक्राइड और थर्ड इज पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड क्या होता है कि ये एक सबसे सिंपल, मोनो मीन्स होता है एक, ये एक सिंगल एक यूनिट होती है जिसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अब हाइड्रोलाइज करने का मतलब क्या हो गया? देखो, अगर कोई आपको इस तरीके से कंपाउंड दिया गया है, अगर आप इसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये 3 ऐसे सिंपल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक सिंगल मॉलिक्यूल दिया हुआ है, क्या ये वाटर से रिएक्शन करके अलग हो पाएगा क्या? तब आप बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है कि जब ये सिंगल एक यूनिट है तो कैसे ये हाइड्रोलाइज हो जाएगी। तो मोनोसेक्राइड एक सिंगल एक यूनिट होती है जिसको आप हाइड्रोलाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। ये कंटेन करता है सिंगल यूनिट ऑफ सेक्राइड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। ये सब किसके एग्जाम्पल है? मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। अब ग्लूकोज तो आपको पता ही होगा, फ्रक्टोज भी पता होगा। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला लगभग सिमिलर लगभग क्या बिल्कुल ही सेम होता है, पर इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। अब राइबोज क्या होता है? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ये दोनों चीज़ों को अभी से याद रख लो। देखो, जो राइबोज होती है ये शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए में। किसमें? आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं राइबोज, और डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। अब एक चीज़ और
एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मिल्क होता है ना, मिल्क के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो है लैक्ट। क्या वर्ड है? लैक्ट। यानी कि आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड दही में होता है, और दही किससे बनता है? दूध से। और दही जो मिल्क में हमारी शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है लैक्टोज शुगर। दैट मीन्स लैक्ट वर्ड जब भी आ जाएगा तो आप उसे मिल्क मिल्क के साथ कंपेयर करने लग जाएंगे कि लैक्ट जब भी आएगा तो वो मिल्क से रिलेटेड आपका होगा। ठीक है। देन इसके बाद है सेकेंड जो हमारा है वो क्या है? देखो, फर्स्ट इज अ मोनोसेक्राइड, सेकेंड इज अ ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो मतलब क्या होता है कि 2 to 10 यूनिट ऑफ सेक्राइड। जब आपकी 2 या फिर 2 से 10 सेक्राइड की यूनिट ऐसे आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और जब आप उसको वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड बोल देते हैं। ठीक है। तो वही डेफिनेशन में गिवन कर रखा है, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइज गिव 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। इसके एग्जांपल है लैक्टोज और सुक्रोज। और लैक्टोज क्या था? जो मिल्क में प्रेजेंट होती है शुगर। ठीक है। अच्छा, जो हमारे ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड हैं, ये दोनों ही शुगर टेस्ट में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। और अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड, तो पॉलीसेक्राइड जो शुगर है वो, पॉलीसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कैसे होते हैं? टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं। दैट मीन्स नॉन शुगर होते हैं। ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट थे कौन से वाले? पॉलीसेक्राइड वाले। इसमें क्या आया? देखो, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली मतलब होता है मैनी, और सेक्राइड्स मतलब होता है सिंपल एक यूनिट। ठीक है। तो जब नंबर ऑफ यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बोल देते हैं पॉलीसेक्राइड। अब इसमें क्या है? इसके एग्जाम्पल भी याद रख लो। क्या है? स्टार्च, सेलुलोज और गम। अगर आपको याद हो, सेलुलोज मैंने आपको जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि सेलुलोज होता है क्या है, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो आपके प्लांट होते हैं, प्लांट के पास जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। और गम तो आपको पता ही है, और स्टार्च जो पोटैटोज वगैरह में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम स्टार्च। ठीक है। तो ये जो है वो पॉलीसेक्राइड होते हैं, या वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि टेस्ट में स्वीट बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है कि जो मोनोसेक्राइड और जो मोनोसेक्राइड होते हैं उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप के। ठीक है। तो जो एल्डोज होंगे, यानी कि जो एल्डिहाइड ग्रुप को, क्योंकि जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके एल्डी जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे उनके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो जिस भी कार्बोहाइड्रेट के पास अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसको एल्डोज शुगर कह देंगे। ठीक है। और जिसके पास कीटोन ग्रुप है तो आप उसको कीटोज बोल देंगे। ठीक है। अब वही चीज़ को आपको यहाँ पर दे रखा है कि क्या है। देखो, अगर सोचो वो 3 नंबर ऑफ कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक है। और उसे क्या बोलेंगे? ट्राइओज बोल देंगे। पर अगर उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप उसको एल्डो ट्राइओज बोलेंगे, और अगर उसके पास कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो आप उसे कीटो ट्राइओज बोल देंगे। सेम वैसे ही 5 नंबर ऑफ कार्बन है तो आप उसको पेंटोज बोलेंगे, अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो एल्डो पेंटोज हो जाएगा, और कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो कीटो पेंटोज हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जब 7 नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो हैप्टोज हो जाएगा, और अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो ये हेल्डो हैप्टोज हो जाएगा, एल्डो हैप्टोज हो जाएगा, और कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो कीटो हैप्टोज हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको इसको देख लेना है। देन इसके बाद क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? तो इसके 3 जनरल प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इज अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी है, और सेकेंड क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है। जनरल प्रॉपर्टी क्या है इसे देखते हैं जरा। जनरल प्रॉपर्टी क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक्ट करता है एज अ एनर्जी रिसोर्स। जैसे ही जिस तरीके से हमें किसी चीज़ से एनर्जी मिलती है ना, वैसे ही ये खुद को ऐसे एक्ट करते हैं कि इनसे हमें एनर्जी मिल सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ एनर्जी रिसोर्स एंड स्टोर फ्यूल फॉर द मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर। मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर के लिए मेनली राइबोज और डिऑक्सीराइबोज शुगर जो है, उनके पास जो खुद का जो है एनर्जी फ्यूल होता है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जो डीएनए आरएनए होते हैं वो एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ होते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर 2 था वहाँ पर भी आपको बताया था कि किस तरीके से डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट देयर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होता है बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसका एग्जांपल है सेलुलोज। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो आपको पता ही है, इसमें केमिकल रिएक्शंस आ जाती हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन टू अल्कोहल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, उसी को ही हम कह देते हैं केमिकल रिएक्शन। मेनली जो है यहाँ पर आपको बाकी कंसेप्ट को देख लेना है ध्यान से। देखिए नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जिसके पास भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। देखो ग्लूकोज क्या होते हैं, एक तरीके से एल्डोहेक्सोज होते हैं। अच्छा अब आपको याद आ रहा होगा, अच्छा एल्डो मीन्स क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। और हेक्सोज का मतलब आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, 6 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए इसको एल्डोहेक्सोज हमने बोल दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड इज ऑल्सो नोन एज अ डेक्सट्रोज, इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। अच्छा डेक्सट्रो और लैबो दो चीज़ें होती हैं। अगर ये जो लास्ट वाला OH ग्रुप राइट की तरफ है तो इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो एल्डोहेक्सोज। और अगर ये OH ग्रुप इस साइड आ जाए, यहाँ पर ओनली H रहे, यहाँ पर क्या रहे, H रहे और यहाँ पर रहे OH, तो इसको बोलेंगे लैबो ग्लूकोज, ठीक है, सॉरी लैबो एल्डोहेक्सोज, ठीक है। इस तरीके से होता है। लैबो को हम L से डिनोट कर देते हैं, ऐसे करके L लिखेंगे, और जो डेक्स्ट्रो होगा उसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। देन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि स्ट्रक्चर इसका बनेगा कैसे। देखो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि ये जो आपको देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। आपने देखा था एल्डोहेक्सोज था, ठीक है, पहले 6 कार्बन लो, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 कार्बन हुए, ठीक है, ये लाइन से 6 कार्बन आपने ले लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पर सबसे नंबर 1 वाला कार्बन होता है, इसके पास यहाँ पर होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि आपने एल्डो पढ़ा था ना, एल्डो कीटोज, एल्डोहेक्सोज 6 कार्बन हो गए, ठीक है। फर्स्ट वाले पे क्या प्रेजेंट हो गया, आपका CHO ग्रुप हो गया। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू ऐसे OH और H और OH जोड़ते चले जाना है, OH H, और लास्ट वाले जो OH हैं वो सेम रहेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला है, अगर आप इसके ऊपर कार्बन, देखो इस तरीके से था, अगर आप इसके पास हाइड्रोजन को अटैच करो, देखो एक कार्बन के पास जो है 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर इसके पास हैं, क्योंकि इसकी जो होती है टेट्रा बैलेंसी होती है, इसलिए इसके पास 4 हाइड्रोजन होते हैं बैलेंस करने के लिए। अगर यहाँ पर एक के पास OH ग्रुप है तो इसके पास जो है 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर फॉलो करते हैं। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास आपके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने चाहिए, 3, ठीक है। पर हमें पता है कि सबके पास एक OH और एक H प्रेजेंट है, जितने भी कार्बन हैं। तो अगर यहाँ पर एक OH होगा तो बाकी यहाँ पर 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से गिवन किया हुआ है कि जो दोनों हाइड्रोजन है इसको एक साथ लिखा हुआ है, कार्बन लिखा हुआ है, और OH जो है वो उसको इस तरीके से लिखा है। आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ हम, जो कि क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है। तो ये देखो वैसे तो आपको इसमें समझ आ रहा है, पर मैं इसको फिर से बना के दिखाती हूँ, जरा करना क्या है आपको इसके अंदर, ठीक है। देखो जो सबसे नंबर 1 ऑफ ऐसे करके कार्बन था CHO, इसी CHO को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं जरा इसको। यहाँ पर जो ये कार्बन है इसके पास ऐसे करके O, और यहाँ पर है आपका OH, और इधर है, इधर आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, 3 4 5, और इसी तरीके से एक यहाँ पर एक और आएगा कार्बन। ये हो गए हमारे कितने, 6 नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। देन इसके बाद ये इस तरीके से आपका हो चुका है। अब क्या करना है कि जो आपका 5th नंबर ऑफ कार्बन होगा, सबसे लास्ट वाले कार्बन में आपको पता है क्या लिखा होता है, CH2OH, ठीक है। तो जो 5th नंबर ऑफ कार्बन होगा ना, जहाँ पर ऐसे करके आपने H और OH ऐसे करके लिखा हुआ होगा, तो ये क्या करते हैं, मैं सारा जरा इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। OH
H H OH, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है इसके पास भी OH और H होगा। अब क्या हुआ यहाँ पर, देखो अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसके पूरे बॉन्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमेशा डबल बॉन्ड के साथ आपका जुड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि देखो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, एक ये बॉन्ड है, एक ये है, टोटल 4 हो चुके हैं, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो फर्स्ट वाला जो है ये किस तरीके से जुड़ा हुआ, एक सेकेंड, आपको ये फर्स्ट वाले के पास OH नहीं आता, फर्स्ट वाले के पास ओनली H और O, ये CHO ग्रुप, CHO ग्रुप को ही आप एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं ना, कुछ इस तरीके से होता है। देन ये जो 5th नंबर ऑफ कार्बन है, 5th नंबर ऑफ कार्बन कौन सा है, ये वाला। तो और फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन कौन सा है, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है आपका ये वाला। तो ये जो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है और 5th नंबर वाला कार्बन है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, देखो ये जो 5th नंबर ऑफ कार्बन है ये अपने OH को फर्स्ट वाले के पास शिफ्ट कर देता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये कुछ इस तरीके से आपका था। ये जो 5th नंबर ऑफ कार्बन है ये अपने OH को फर्स्ट वाले कार्बन के पास शिफ्ट कर देता है। या एक बार मैं ज़रा आपको इसको दोबारा ठीक से समझाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं सारी, ठीक है। देखो अब ये इसने अपने OH को यहाँ पर शिफ्ट करा, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन था इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया। सबसे पहले तो इसको हटाओ यहाँ से, इस OH को अगर यहाँ से हटा दें, क्योंकि इसने OH को कहाँ दे दिया है, फर्स्ट वाले पे। अगर इसने फर्स्ट वाले को अपना OH दे दिया है, ठीक है, OH को अभी यहाँ पर साइड में रख लेते हैं, ये OH है जो फर्स्ट वाले के पास जाना है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो गया, और ये जो फर्स्ट वाला OH है ना इसके पास 2 बॉन्ड है। तो अब क्या करेगा, ये जो ये फर्स्ट वाले के पास ये जो ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब कुछ ऐसे, ये ऑक्सीजन आ गया बीच में। इस तरीके से ऑक्सीजन का पहला बॉन्ड ये रहा और दूसरा बॉन्ड ये रहा। अब ये जो OH था इस कार्बन के पास, वो कहाँ जाएगा, देखो अब जैसे ही ये इस तरीके से बॉन्ड बना है, तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास आप देख पा रहे हैं कितने बॉन्ड है टोटल, 1 2 3, एक बॉन्ड कम है। इसका मतलब जो 5th नंबर ऑफ कार्बन था उसने अपना एक OH डोनेट कर दिया फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन के पास। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, और इस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर रेडी हुआ इसको हम बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है इसके अंदर एक चीज़ की यूज़ होती है, वो क्या है, पायरान। पायरान पायरन क्या होता है, इसमें 5 नंबर ऑफ आपके कार्बन होते हैं, और इस तरीके से ये होता है पायरान। पायरान का यूज़ करते हैं ग्लूकोज बनाने में, और फ्यूरान का यूज़ करते हैं फ्रक्टोज बनाने में। देन फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज कीटो हेक्सोज होता है। कीटो का मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पर क्या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, बिल्कुल सही, यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। हेक्सोज तो ठीक है, यहाँ पे जो शुगर होगी वो 6 नंबर ऑफ कार्बन वाली होगी। तो अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो कीटोन होते हैं, कीटोन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके कीटोन प्रेजेंट होते हैं बीच में ऐसे, कभी भी ये फर्स्ट पे नहीं आएगा। तो फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोज होते हैं, दैट मीन जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला एक बार आपको बता देती हूँ, C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है फ्रक्टोज का, और सेम ही फॉर्मूला होता है आपका ग्लूकोज का। बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि ग्लूकोज के पास जो ग्लूकोज के पास क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रक्टोज के पास होता है कीटोज ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। इसके स्ट्रक्चर को अब आप इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने ग्लूकोज का बता दिया है, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर इसका है, थोड़ा सा डिफर है, आप देखते ही पहचान लोगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। देन इसके बाद है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो इसके फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में ना यहाँ पर फ्यूरान का यूज़ होता है, और उसमें था पायरान का यूज़। सेम उसी तरीके से आपको इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेना है। देन इसके बाद क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो प्रोटीन अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन तो आपने डेली लाइफ में भी देखा है, जो आप काफ़ी सारी चीज़ों से अपने बॉडी में लेते हैं, चाहे फिर वो आप किसी खाने के थ्रू लें या फिर एक्स्ट्रा किसी भी कंटेंट के थ्रू लें, तो आप प्रोटीन अपने बॉडी में लेते हैं। और कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो हमारे बॉडी में खुद से ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है प्रोटीन।
प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं और इन्हीं ये किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। मतलब कि जैसे आपने देखा ना, माला होती है, छोटे छोटे मोतियों से बनी हुई होती है। जब ये छोटे छोटे मोती मोती मिल जाते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं? माला बोल देते हैं। सेम उसी तरीके से जब नंबर ऑफ अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रोटीन। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। अब ये जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड है ये मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? ये डिफरेंट 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं। मतलब कितने टाइप के होते हैं? टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते चले जाते हैं। कभी मतलब सेम भी हो सकते हैं वो सीरीज में, ऐसा नहीं है कि सारे अलग अलग ही आएंगे। तो वो जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड है, मतलब होते 20 ही हैं, फिर चाहे आप उसे कितनी बार भी यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये जो 20 अमीनो एसिड है इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं? जब ये एक लॉन्ग चेन में अटैच हो जाते हैं उसे प्रोटीन कह देते हैं। अब ये प्रोटीन वर्ड आया कहाँ से? तो जो प्रोटीन वर्ड है वो ड्राइव किया गया है किससे? ग्रीक वर्ड प्रोटियस से। और प्रोटियस का मतलब होता है प्राइमरी इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो पहले से ही बहुत ज़्यादा क्या हो? इम्पॉर्टेंट हो। और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। और ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है आपका। देखो, ये आर कोई भी नंबर ऑफ कार्बन चेन यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। और जब ये कुछ स्ट्रक्चर, मैं इसको ज़रा दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने बताया था ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, और ये COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और इसके साथ जुड़ा होता है NH2 ग्रुप। और यहाँ पे होती है आर, दैट मीन्स आर कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है आगे। ठीक है, अब ये NH2 क्या होता है? इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो NH3 है ये क्या होता है? ये होता है अमोनिया। ठीक है, और जब ये NH3 किसी भी कार्बन के ऊपर जुड़ जाता है तो इसका एक हाइड्रोजन तो ऐसे करके बॉन्ड बनाने में यूज हो जाता है, तो NH2 यानी 2 बॉन्ड तो यहाँ बन गए, एक ही रहा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब ये NH3 NH2 बन के किसी कार्बन चेन के ऊपर जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं अमीनो ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर अमीनो ग्रुप भी है और एसिड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए इसका नाम क्या है? अमीनो एसिड। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। ठीक है, चलो इसके बाद जो देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो कंटेन करते हैं अमीनो ग्रुप यानी NH2 को, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। कार्बोक्सिलिक क्या होता है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है। और अगर हम बात करें कि चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है? डेली लाइफ में आपने इनको देखा भी होगा, क्या है ये? मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट, इन सब से क्या होता है कि हमें प्रोटीन डेली लाइफ में हम उसको गेन करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है कि 20 टाइप के जो अमीनो एसिड मैंने आपको बताए थे कि डिफरेंट 20 टाइप के होते हैं, ये इनका टेबल दे रखा है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर ना लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ और दे रखी है कि जिनके ऊपर देखो कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं ये वाले जिनके ऊपर क्या बन रहा है? स्टार बन रहा है छोटा सा। तो जो स्टार बन रहा है वो एसेंशियल अमीनो एसिड है, और जिनके ऊपर स्टार नहीं है वो क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब बात कर लेते हैं कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल क्या है? यही हमारा एक तरीके से क्लासिफिकेशन भी है अमीनो एसिड का। तो अमीनो एसिड को हमने क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल और अनएसेंशियल, ज़रूरतों के हिसाब से। ठीक है, तो एसेंशियल होता है ज़रूरी और नॉन एसेंशियल है जो कि हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो एसेंशियल जो हमारी बॉडी के लिए, एसेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, है ना? तो दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते या फिर जिनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, वो अमीनो एसिड हमें बाहर से गेन करने पड़ते हैं, और जिनको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो उन अमीनो एसिड को हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। ले लिया तो भी ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, देन इसके बाद हमने अमीनो एसिड को क्लासिफाइड करा है
क्लासिफाइड करा है किसके बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आप अपने सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू देख के पता लगाते हैं। अब जैसे आपने नोज से चेक कर लिया कि इसकी स्मेल कैसी है, या आपने उसको देखा कि उसका कलर कैसा है, आपने अपनी स्किन से टच करा कि सॉफ्ट है, हार्ड है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आ जाती हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अमीनो एसिड की वो क्या क्या होती हैं। देखो, सबसे फर्स्ट है कि अमीनो एसिड होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। देन अमीनो एसिड जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, अगर इसको पानी में डाल देंगे ना तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे। और जो अमीनो एसिड होते हैं वो हाई मेल्टिंग सॉलिड होते हैं। और अमीनो एसिड कैसे होते हैं, बिहेव करते हैं सॉल्ट की तरह, और सिंपलर अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली किसकी तरह बिहेव करते हैं, सॉल्ट की तरह ये बिहेव करते हैं। कौन, अमीनो एसिड। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देन इसके बाद है ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन क्या होते हैं, देखो वैसे ना ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो ज्वेटर आयन एक ऐसा मतलब ये वैसे है तो अमीनो एसिड ही, क्योंकि आप अमीनो एसिड का ही कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हैं। तो जिस कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज आपको देखने को मिल जाए। देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो OH है, यहाँ पर ये जो OH है इसने क्या करा, अपने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, और ये जो NH2 था उसने हाइड्रोजन को गेन कर लिया। देखो यहाँ पे NH2 से NH3 बन चुका है, और OH से क्या बन चुका है, ओनली O। दैट मीन्स इस OH ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया है, और जो NH2 है अमीनो ग्रुप, इसने हाइड्रोजन को गेन कर लिया है। तो जिसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करा है उसे कहेंगे बेस, और जिसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया है उसे कहेंगे एसिड। एसिड हाइड्रोजन डोनर होते हैं, और जो बेस है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होते हैं। जब किसी कंपाउंड में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज एक साथ देखने को मिल जाए तो उसे ही हम बोल देते हैं ज्वेटर आयन। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, देखो इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है लूज कर देता है प्रोटॉन को या फिर हाइड्रोजन, क्योंकि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज है ना, और अनायन इज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो लूज कर देता है पॉजिटिव चार्ज को, एंड अमीनो एसिड जो होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये एक तरीके से डाइपोलर बना देते हैं। डाइपोलर मतलब जिसके दो पोल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही कंपाउंड के अंदर क्रिएट हो जाए तो उसे ही हम बोल देते हैं ज्वेटर आयन। ठीक है, देन इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होगा आपका, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है यहाँ पर इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट है यहाँ पर फाइब्रस, और सेकेंड इज अ ग्लैबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, एक तरीके से थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि फाइबर की तरह होते हैं और साइड बाय साइड जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखें कि द मॉलिक्यूल आर होल्ड टुगेदर एट मैनी पॉइंट बाय हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो आपको बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल होता है, ये एक दूसरे से ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं बॉन्ड के थ्रू। तो ये कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अगर मैं आपसे बात करूँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी, देखो अगर मैं आपसे पूछूं, ये लिखा हुआ है CH4 और ये लिखा है H2, तो आप क्या कहेंगे, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लिंक करेंगे कि जिसके भी कंपाउंड में हाइड्रोजन दिख रहा है तो वो क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब भी आपको हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ दिखता है उस केस में आप इसको बोल देंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अदरवाइज वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और आपको ऐसे याद रख लो इसको, फोन, जब भी हाइड्रोजन फोन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल, फाइब्रस प्रोटीन के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं, वो है केराटिन के अंदर ये प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स जो आपके हेयर होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, और मायोसिन यानी कि ये आपके मसल्स में प्रेजेंट होता है, और ये ना कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता ये प्रोटीन। क्या आपने देखा है, बाल और जो आपके नेल्स हैं और जो आपके हेयर हैं, हेयर, नेल्स, मसल्स, क्या ये कभी वाटर में सॉल्युबल होती है, नहीं। तो जिनमें ये वाले, तो इसके अंदर कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट आपके होते हैं। नेक्स्ट है ग्लैबुलर प्रोटीन। ग्लैबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ये ना मेनली क्या होते हैं, ये स्पेरिकल शेप के होते हैं, और इसके अंदर जो फोर्स होता है वो होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, इंसुलिन इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। देन इसके बाद क्या है,
जो ग्लैब्यूलर प्रोटीन है ना, इसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अ प्राइमरी, सेकेंड इज अ सेकेंडरी और थर्ड इज अ टर्सरी। ठीक है, ये तीन यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं। एक क्वाटरनरी भी है आपका, इसको 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, देखो इसमें, देखो ये तो आपको पता है कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ अमीनो एसिड को आप ऐसे जोड़ देते हैं तभी तो आपका प्रोटीन बनता है। ठीक है, पर जब आप इसको एज अ लीनियर फॉर्म में, कैसे, इसको आपने ऐसे करके ऐसे सीधा 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 ऐसे अरेंज कर दिया इस अमीनो एसिड को, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, प्रोटीन। देन इसके बाद ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो चुका है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे कि मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या बताया था कि हम अमीनो एसिड को एक लाइन से जो है रख देते हैं, जिस तरीके से ये रेडी हो जाता है। पर जब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रोटीन की, तो सेकेंडरी के अंदर हम दो स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, और वो दो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, एक तो है अल्फा हेलिकल और एक है बीटा प्लेटेड शेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अल्फा हेलिकल क्या होता है, अल्फा हेलिक्स के अंदर आप अमीनो एसिड को ऐसे करके कुछ इस तरीके के फॉर्म में रख देते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अरेंज करते हैं, इसे कहते हैं अल्फा हेलिकल। और जब आप इन्हीं अमीनो एसिड को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, यानी कि ऐसे, जब आप इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं तो ये हो जाता है क्या, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के। ठीक है, देन इसके बाद है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अगर सिंपल वे में हम समझे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हेलिकल तो होता है, हेलिकल के बाद ये वापस से राउंड अप हो जाता है ऊपर की तरफ, तो इसे कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देन बाकी जो थ्योरी पार्ट है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, आपको समझ आ जाएगा क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जितने भी अभी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़े, फिर चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ये तीनों ही स्ट्रक्चर का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर सम प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है कि जो आपके अमीनो एसिड होते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, ऐसे नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं और ये प्रोटीन्स बना देते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड हैं ये किसके थ्रू जुड़े हैं, ये अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अमीनो एसिड किसके थ्रू जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और बना देते हैं प्रोटीन। और जब नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ते हैं किससे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, देन इसके बाद आपका आता है न्यूक्लिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड अपने एक वे में अगर इसको देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही हमने लास्ट जो मैंने आपको बताया था यूनिट 1 में, जो लास्ट चैप्टर है आपका, तो आपने वहाँ पर भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, अगर आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया है वो वाला तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड के आप अंदर मेनली डीएनए और आरएनए मतलब कि जेनेटिक मटेरियल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, द पार्टिकल्स इन इंक्लूड ऑफ सेल, सॉरी द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, जो भी हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर, और जो रिस्पॉन्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हेरिडिटी के लिए, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। यानी कि जो पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, हेरिडिटी के लिए, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, जो कि बने होते हैं किससे, विच मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, जो कि प्रोटीन और डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल से बने हुए होते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। और यहाँ पर इसके दो टाइप्स हैं, न्यूक्लिक एसिड के जो दो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज अ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए बोलते हैं, और सेकंड इज अ राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम कहते हैं आरएनए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डीएनए और आरएनए में शुगर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी शुगर होती है, तो डीएनए में होती है आपके डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में होती है राइबोज शुगर। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम इसको केमिकल कॉम्प्रिहेंशन करें न्यूक्लिक एसिड का, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, पेंटोज शुगर होती है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए आरएनए, जो कंप्लीट हाइड्रोलाइज होता है डीएनए और आरएनए का, वो क्या है यहाँ पर ये देखो, हाँ जी, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइज होता है डीएनए आरएनए का एल्ड पेंटोज शुगर। इसके पास कौन सी शुगर होती है, पेंटोज शुगर यहाँ पर आपकी होती है। और
जो पेंटोज शुगर तो होती ही है, दैट मीन्स इनके पास 5 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं इस चेन में, और यहाँ पर एक नाइट्रोजिनस बेस होता है जो कंटेन करता है, उसे हम कहते हैं बेस। अभी बेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर में भी आपको ये याद रख लेना है कि जो डीएनए होता है उसके पास होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और जो राइबोज शुगर होती है वो आपकी प्रेजेंट होती है आरएनए में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रख लेना है। देन इसके बाद है बेस। बेस क्या होते हैं, सबसे पहले एक चीज सुनो, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तो होती है पेंटोज शुगर आपकी 5 नंबर ऑफ कार्बन वाली। इस शुगर के एक साइड तो होता है आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो, और एक साइड होता है क्या, बेस। और ये जो बेस होता है ना, नाइट्रोजिनस बेस होता है। ठीक है, तो जब किसी कंपाउंड में पेंटोज शुगर यानी डीएनए आरएनए वाली शुगर प्रेजेंट हो, और यहाँ पर क्या हो, बेस हो एक साइड और एक साइड हो फॉस्फेट ग्रुप, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब यहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब ये बेस कौन कौन से होंगे, अगर ये डीएनए है तो अलग बेस होंगे, अगर ये आरएनए है तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट बेसिस का यूज होगा। तो आप देखते हैं ये बेस किस हिसाब से आएंगे। तो डीएनए के कौन कौन से बेस होते हैं और आरएनए के कौन कौन से बेस होते हैं, तो ये 4 बेसिस हैं जो कि डीएनए के हैं। एक तो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ये तीनों चारों जो बेस हैं वो किसके हैं, डीएनए के हैं। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ये जो 4 हैं ये डीएनए के बेस है। अगर हम आरएनए की बात करें तो स्टार्टिंग के जो 3 हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और लास्ट में एक एक्स्ट्रा यूरेसिल, ये किसके बेस हैं, आरएनए के। देखो दोनों के ही 4 बेस हैं, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है। स्टार्टिंग के 3 बेस सेम है आरएनए के, और एक लास्ट एक्स्ट्रा आ जाता है यूरेसिल, और ये चारों बेस किसके थे, वो थे डीएनए के। इस तरीके से आपको इसके बेस याद रख लेने हैं। नेक्स्ट है आपका तो हम ये 4 बेसिस पढ़ चुके हैं जो कि डीएनए और आरएनए के बेसिस हैं। देन इसके बाद ना ये जो बेस है इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये जो चारों बेस हैं ये किसके बेस हैं, ये हैं डीएनए के बेस। और जो आरएनए के बेस हैं वो कौन कौन से हैं, आरएनए के बेस हैं देखो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये चारों जो बेस हैं वो आरएनए के होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबके स्ट्रक्चर हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बने हुए हैं। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो देखो यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये बेस है जो कि डीएनए आरएनए किसी का भी हो सकता है, और ये क्या है, शुगर है जो कि पेंटोज शुगर होती है। अगर ये आरएनए है तो यहाँ पर राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी, और अगर ये डीएनए है तो यहाँ पर क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, और साथ में जो बेस होगा ना वो भी डीएनए का ही बेस यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो डीएनए है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो ये जो जेम्स डेवे वॉस्टन है, इन्होंने वाटसन ने ही इसकी डिस्कवरी करी थी, किसकी, डीएनए की। तो ये थ्योरी सिंपल सी ही है, आप इस थ्योरी को एक बार देख लेना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें आपको मेंशन की हुई हैं। ठीक है, और मेनली इन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए का जो शेप होता है वो डबल हेलिकल होता है, हेलिक्स जैसा ऐसा होता है ना, हेलिक। तो इस तरीके का इसका जो है स्ट्रक्चर होता है वो भी डबल हेलिकल, यानी कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है आपका देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा डबल हेलिक्स जैसा होता है, डबल हेलिकल होता है, और ये कैसा होता है, लैडर यानी सीडी जैसा होता है। यहाँ पर जो है वॉटसन ने बताया कि जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल होता है, और साथ में वो कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में तो होते ही होते हैं, साथ में ट्विस्ट होते हैं एज अ लैडर की फॉर्म में, जैसे सीडी होती है ना, कुछ उस तरीके की फॉर्म में ये होते हैं। अगर हम बात करें डीएनए के स्ट्रक्चर की कि डीएनए स्ट्रक्चर होता है कैसा है, तो कुछ इस तरीके का डीएनए का जो है स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये बीच में ही आपको शो हो पा रहे हैं, एक सेकंड में आपको जूम इन करके दिखाती हूँ, ये इस तरीके से। तो ये आपको बताया गया था कि एक तरीके से लैडर जैसा होता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और अगर हम बात करें इनके बीच में कुछ आपको इस तरीके के बॉन्ड भी दिख रहे हैं, CG8, अब ये है क्या, T इज अ थाइमिन, A इज अ एडेनिन, G इज अ ग्वानिन, C इज अ साइटोसिन। ये आपके बेस हैं, जो आपको बेस बताए गए थे ना डीएनए के, ये वो बेस है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये शो हो रहा है आपको।
देन अगर हम बात करें कि डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया, तो ये जेम्स एंड क्रिक ने आपको ये स्ट्रक्चर दिया था। और इसमें जो ए और टी है, मतलब एडेनिन और थाइमिन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। और साइटोसिन और ग्वानिन, इन दोनों के बीच में जो होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। आपको यहाँ पर शो हो पा रहा होगा कि जो सी जी है उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड है, और ए और टी के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड का ये आपको मेनली कंसेप्ट याद रख लेना है। देन इसके बाद जो आरएनए है, आरएनए जो क्या होता है, आरएनए के मेनली आपको ये याद रखने हैं कि जो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इसके जो मतलब 3 टाइप के हैं मैसेंजर, वो क्या है। पहला है मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए। सेकंड है राइबोसोमल आरएनए जिसको आरएनए बोलते हैं, और एक है ट्रांसफर आरएनए जिसको टीआरएनए बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आरएनए के कितने टाइप्स हैं। तो इसके जो हैं 3 मैसेंजर्स होते हैं, जो कौन कौन से हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, इस तरीके से होता है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर ये डिफरेंस याद रख लेना है कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज होता है, और ये क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल एज अ सम वायरसेस में होता है। ठीक है, और ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और यहाँ पर याद रख लेना है कि जो डीएनए होता है ओनली एक ही टाइप का होता है, और जो आरएनए होता है वो होता है 3 टाइप का। और जो ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर। और ये तो आपने इसके ये तो पढ़ लिए थे तीनों कि क्या क्या इसके टाइप्स हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर। ठीक है, ये जो होता है वो राइबोस शुगर कंटेन करता है, और जो डीएनए है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर को कंटेन करता है। ठीक है, डीएनए के जो बेस होते हैं 4 बेस होते हैं, ए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और जो आरएनए के बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और जो ये होते हैं इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब होता है कि और अपनी कॉपीज बनाने की टेंडेंसी होती है सेम टू सेम। पर आरएनए के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती रेप्लिकेशन की, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के लिए। मतलब पहली जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या क्या हेरिडिटी हुई, क्या क्या मतलब जीन्स ट्रांसफ़र हुए फर्स्ट टू सेकेंड, जो सिमिलैरिटीज़ होती है ना वो क्या होती हैं, डीएनए की वजह से होती हैं। पर आरएनए में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है लार्ज नंबर ऑफ में, और ये क्या होता है कि स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसका डिफरेंस है। बाकी आप इसके एग्जाम्पल इसको देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे यूनिट 2 होती है कंप्लीट। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।